वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का लगातार क्वेश्चन था मैम आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट पेपर मैं कंप्लीट करूँगी। स्लो स्पीड मैंने बताया था आपको, एक कोटेशन है, स्लो स्पीड विंस द रेस। ओके, तो लगातार लेकिन निरंतर आप करते जाइए, डेली डेली प्रैक्टिस करते जाइए, डेली डेली पढ़ते रहिए। ये नहीं कि मैं सारा ढेर सारा पढ़ा दूं और आप पढ़ भी ना पाए, अच्छे से देख भी ना पाए। इसी वजह से मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि आप उस वीडियो को पूरा वॉच करें, अच्छे से देखें, पूरा अच्छे से समझें। मैं फर्स्ट यूनिट ही करवा रही हूँ अभी, क्योंकि छोटे से कंटेंट देखिए, यूनिट तो आपकी 10 है। सिलेबस आप देखने के लिए 10 यूनिट्स आप देख सकते हैं, लेकिन 10 यूनिट्स के अंदर कितने चैप्टर के अंदर कितने कंटेंट हैं वो सारे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि यूनिट है आपकी फर्स्ट शिक्षण अभिक्षमता, तो उसी शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके अंदर देखिए कितने टॉपिक्स हैं, टॉपिक के अंदर कितने से कंटेंट है। जो कंटेंट से क्वेश्चन काफ़ी पूछे थे, मैं वही बार बार आपको बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ। सिर्फ मैं वही थ्योरी वही कंटेंट पढ़ाऊंगी, जिस थ्योरी से, जिस कंटेंट से, जिस चैप्टर से, जिस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की आगे फ्यूचर में संभावना है, आपकी जो दिसंबर 2023 में आने की संभावना है। मैंने सारे प्रैक्टिस सेट, मोस्टली मैं सारे प्रैक्टिस सेट का देख के वीडियो बनाती हूँ, कैसे प्रैक्टिस सेट किससे किस चैप्टर से कितने ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन और आगे पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन पे देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका शिक्षण की विशेषताएं, ओके, शिक्षण की विशेषताएं, टॉपिक मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ा रही हूँ, इससे ज़्यादा समझेगा। ओरली मैं आपको बता दूंगी, टॉपिक आपके लिखे हुए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने के लिए आपका स्क्रीनशॉट आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताती तो आप उसका नोट्स बनाते चलिए, उसे एक बार नज़र में देख लीजिएगा, उसके बाद आप एग्जाम में चले जाइएगा। ओके, तो आपका है शिक्षण की विशेषताएं। पहला आपका सतत परिक्रिया। शिक्षण क्या है? टीचिंग क्या है? तो शिक्षण की ये सतत प्रक्रिया हमेशा चलती रहे। आप हम कभी औपचारिक तौर पे, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा बताई है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद इसकी ये विशेषताएं आप देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ओके, सतत प्रक्रिया जीवन पर्यंत आप लाइफ टाइम हमेशा सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कभी कभी स्कूल से, कभी कभी अपने बुक से, कभी घर से, कभी समाज से, कभी फ्रेंड सर्कल से, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। यह सतत प्रक्रिया या लक्ष्योन्मुखी है। आप अपने आप में कभी टीचिंग स्कूल टाइप में आप लेके चला करिए, उस बेस को लेके समझा करिए कि हाँ ऐसे कैसे इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। तो स्कूल बेस लेके चलिए, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। अनौपचारिक घर के अकॉर्डिंग शिक्षा कैसे रहती है, उसके अकॉर्डिंग इसकी विशेषताएं आप निकाल सकते हैं। देखिए लक्ष्योन्मुखी, लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। हम अगर कभी पढ़ते हैं इंटर ग्रेजुएशन, बीए, एमए, नेट किया, तो हमारा एक लक्ष्य बना, तो मुझे नेट JRF करके आकर लेक्चरर बनना है, ठीक है, हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया। आगे ऐसे रहता है घर पे ही, तो हाँ आगे पढ़ के एक अच्छे पर्सन बनना है, सोशल वर्क करना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एम लेके जरूर चलते हैं। सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रक्रिया है, हम अपने आप में सीखते हैं, बाहर समाज से सीखते हैं, हर पर्सन सीखता है कुछ ना कुछ, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना सीखता हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत सभी से, समाज से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। औपचारिक और अनौपचारिक है। शिक्षण क्या है? शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में होता है। कभी कभी हम शिक्षा विद्यालय में सीखते हैं, उसको शिक्षा अनौपचारिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। इसको मैंने वीडियो में डिस्क्राइब किया है। व्यवहार परिमार्जन, अगर हम शिक्षा लेते हैं, शिक्षित होते हैं, तो हमारे देखिए बिहेवियर हमारा कितना चेंज हो जाता है। ये कहते हैं ना, आप पढ़े लिखे कितने विनम्र, पोलाइट है, ज्यादा पढ़े लिखे कितने सभ्य पर्सन है, ये तो कितने अच्छे हैं, उनके लैंग्वेज देखे थे, कितना बात करने का तरीका कुछ दूसरा ही होता है। तो इससे हमारे अंदर अगर शिक्षा होती है तो हमारा बिहेव काफी अच्छा हो जाता है। ओके, समायोजन की प्रक्रिया, शिक्षित पर्सन है और पढ़े लिखे हैं, तो कैसा भी माहौल हो, आप कहते हैं ना कि ज्ञान कोई ले नहीं सकता है, कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप उसको फेस कर सकते हैं। ओके, आपको पढ़ा रुचि आधारित, इंटरेस्ट, शिक्षण है, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, आप उसको अच्छे से ज्यादा समझ सकते हैं, आपको जल्दी से सीखने में मदद मिलेगी। शिक्षण की प्रक्रिया रुचि आधारित है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक है या प्रक्रिया, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इसमें इस समय शिक्षण पे देखिए, अब ये बाल केंद्रित हो गए, शिक्षण बाल केंद्रित। पहला था कि उसमें सिर्फ टीचर ही मेन रहते थे, टीचर जो बताता था वही होता था, लेकिन ये है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतंत्र में बाल केंद्रित भी कह सकते हैं। हर पर्सन को शिक्षा लेने का अधिकार है, हर पर्सन आजकल पढ़ा लिखा है, हर पर्सन
सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी शिक्षा ले सकते हैं। आपका समावेशी प्रक्रिया है, समावेशी, इसमें आप चाहे पूर्ण रूप से शरीर आपका फिजिकली आप सही हो, मेंटली सही हो, सबको शिक्षा का अधिकार है, सभी शिक्षा ले सकते हैं। एक साथ में सब व्यक्ति, चाहे आपने पढ़ा होगा कि दिव्यांग हो, चाहे दृष्टिबाधित हो, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप सबको शिक्षा का अधिकार, एक साथ सब शिक्षा ले सकते हैं सभी को। ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई विकार हो तो आप फिर वो स्कूल नहीं, सारे स्कूल भी बने हैं। दृष्टिबाधित हो, आपका विकलांग हो आप, तो सबके लिए स्कूल बनाए गए हैं। आपका एक लखनऊ में ही आपका है शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय। पूर्व ज्ञान से जुड़ी है शिक्षा प्रक्रिया आपकी। तो आपको पहले से कुछ नॉलेज होगा, कुछ आप बाद में गेन करते हैं, उसी को आपको रिलेट कर देते हैं, एक नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। आपके पास ऐसा नहीं कि आप नई शिक्षा लें तो आपके पास पुरानी शिक्षा आपके पास नहीं है। यह शिक्षण की विशेषता है। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, सीखने के लिए आपको अगर कोई मोटिवेट करता है, मोटिवेशन देता है, तो आप जल्दी से उस चीज को सीखते हैं। आपको नेट जेआरएफ के लिए किसी ने प्रेशर दिया होगा, किसी ने कहा होगा अगर आप कर लेते हो तो आप एक अच्छे ऊंचा ओहदा लेंगे और आप इससे नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, फैमिली का करेंगे, सोसाइटी का करेंगे। एक अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, अगर आपको किसी ने मोटिवेट किया तो आप थोड़ा सा ज्यादा कोशिश करेंगे नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए। ओके, अधिगम के लिए प्रेरणा आपको हो जाता है अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया या अंतःक्रियात्मक है। ये आप सेल्फ डिफेंस भी पढ़ते हैं। अंतःक्रियात्मक, एक दूसरे पर्सन से आप मिलते जुलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तब आप भी सीखते हैं। गतिविधि आधारित है, इसमें वर्क किया जाता है, एक्टिविटीज की जाती हैं, उसके बाद हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। एक्टिविटीज पर व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। अलग अलग पर्सन है, अलग अलग उसकी मेंटालिटी, अलग अलग उसका आईक्यू लेवल है, अलग अलग उसकी पर्सनालिटी है, तो उसका मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल उसको अलग अलग सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, हर पर्सन एक जैसा नहीं सीखता, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर में सीखता है। ऐसा होता है कि व्यक्ति भिन्नता पर आधारित है। सार्वभौमिक प्रयोग, मैंने बोला ना, हर पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी टाइप में सीख रहा है। ये सब यूनिवर्सल प्रोसेस है। बौद्धिक गतिविधि, बौद्धिक बुद्धि का विकास होता है, फिजिकली विकास होता है। अगर हम सीखते हैं तो सीखने में हमारे माइंड का ही विकास होता है। बौद्धिक गतिविधि, शिक्षक शिक्षार्थी, इसमें एक सीखने वाला हो, चाहे घर पे भी हो, तो उसको यही बोलेंगे। अगर हमारे पेरेंट्स हैं या कोई भी हो, अगर वो सिखा रहा है, एक टाइप से हमारा वो शिक्षक ही होता है। ओके, और विद्यार्थी जो सीख रहा है उसको शिक्षार्थी के रूप में बता देगा। सीखने वाला शिक्षार्थी, बताने वाला जिसे हम सीखते हैं, चाहे क्यों ना वो नेचर ही क्यों ना, वो हमारा नेचर जो है वो हमारा टीचर है, और जो हम सीख रहे हैं तो हम उसके स्टूडेंट हैं। शिक्षक शिक्षार्थी, शिक्षण विज्ञान के साथ कला है। आप देखते हैं आपके सिलेबस में ही आपको ये बता दिया है कि साइंस भी पढ़ते हैं, आप आर्ट भी पढ़ते हैं, आप साइंस के मेथड भी पढ़ते हैं और आर्ट की कला भी पढ़ते हैं। तो पढ़ना और लिखना, एक्टिविटीज करना शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। आपको इतनी विशेषताएं आपकी होगी। ये शिक्षण की विशेषताएं, एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, एक बार ही पढ़ लीजिएगा। और हर बार अगर आपको टॉपिक कोई समझ में नहीं आता, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा ये क्या दिया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारे ऑप्शन एक जैसे, तो एक बार क्वेश्चन पे जाइएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा शिक्षण की विशेषताएं। अब शिक्षण कैसे दिया जाता है, इंग्लिश हिंदी नहीं समझ, इंग्लिश कर लीजिए। टीचिंग कैसे दी जाती है, टीचिंग के कौन कौन से गुण टीचर में कैसे पढ़ाते थे। अब बस वही चीज़ आप रख लीजिए। घर में आप किसी से सीखते हैं, उसका क्या मेथड होता था, बस उसकी क्वालिटी आप अपने आप में निकालेंगे। जरूरी नहीं कि आप इसमें पढ़िए। रुचि, आपको इंटरेस्ट, रुचि, समायोजन, अगर हम पढ़े लिखे हैं, कुछ भी हमको ज्ञान है तो उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अगर हमको मैथ आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैथ के साथ साइंस का स्टूडेंट मैथ भी कर लेता है। आपको ये पता है, एजुकेशन आर्ट साइड का स्टूडेंट है, उसने कहीं ना कहीं एजुकेशन पढ़ा तो कुछ ना कुछ सोशियोलॉजी में सॉल्व कर लेता है। एडजस्ट यहीं पर आप देख सकते हैं। हिंदी का स्टूडेंट गद्य लिख रहा तो पद्य के लिए वो अपने आप ही उसमें निकाल लेता है। जैसे आपने संदर्भ में व्याख्या किया गद्य में, तो पद्य को भी अपने आप से एडजस्ट कर लेते हैं, आप कर लेते हो। ओके, समावेशी पर पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई, ऐसा इसमें कोई सा टॉपिक आपको नहीं लगेगा जो आपको समझ में ना आया हो। अगर आपको ना आए तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। और इतनी हो गई, इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी एक टॉपिक नहीं मिलेगा कि शिक्षण की विशेषताएं हटके, इससे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। इस यूनिट से जो ये आपको ये दिया है शिक्षण की विशेषता, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। 5 क्वेश्चन आपके हर एक यूनिट से पूछा जाता है, उसमें से ये यूनिट के अंदर जो ये चैप्टर शिक्षण की विशेषता है, इससे एक क्वेश्चन जरूर होता है। अब ये मत कहिए कि मैम मेरे में नहीं आया था तो इम्पोर्टेंट नहीं है। कितने सेट आता है, किस सेट का कौन सा क्वेश्चन आपके सेट में पड़ जाता है, किस शिफ्ट में पड़ जाता है, ये आपको नहीं पता है। जो आपको लगता होगा जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, उनका अगर क्रैक नहीं किया, इस बार उन्होंने दिया हो तो उनको पता चल गया कि उस बार शिफ्ट में मेरे पास कौन से क्वेश्चन आए थे, इस बार जो एग्जाम दिया है तो कैसे क्वेश्चन है। ओके, तो आप ऐसे करके पढ़िएगा
ज्यादा समझ में आएगा आपको। अब आपके कभी कभी कंटेंट आ जाता है मैचिंग वर्ड या किसी में पूछ लेता है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है त्रिमुखी, ये किसने कहा था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। मैं आपको थ्योरी के साथ साथ नोट्स के टाइप में भी आपको बता, जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उसको नोट्स के टाइप में भी बता देती हूँ, चाहे आपको सिलेबस से इससे रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन आते हैं ये क्वेश्चन। ये शायद 2005 या 2006 में क्वेश्चन ये आपका आया हुआ था, शायद हो कि आपके 2023 दिसंबर में आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बोला था, जॉन डीवी। आपको मैं ट्रिक बता दूं, इसमें देखिए त्रिमुखी लिखा है, त्रिमुखी, और मैंने अंडरलाइन कर दिया जो इनके मेन राइटर हैं और इनके प्रवर्तक हैं। त्रिमुखी है तो इसमें देखिए जॉन डीवी, जॉन हटा दे डीवी, डीवी दो वर्ड के हैं और इसमें क्या त्रिमुखी, त्रिमुखी है। और इसमें क्या दो मुखी है, तो इसमें देखिए ये छोटा है तो इसका नाम कितना राइटर का बड़ा है, एडम्स, ये बड़ा हो गया ना। तो त्रिमुखी में जॉन डीवी है, दो मुखी में जॉन एडम्स है। इतना आप देख लीजिए, उसमें अगर आपको ऐसा याद नहीं रहता तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप मैच करा सकते हैं। ये ज्यादा थ्योरी पूछती। त्रिमुखी क्या, जॉन डीवी, और उनके समर्थक कौन से, बेंजामिन ब्लूम और रायबर्न। ऐसा नहीं पूछ लेता तो पूछ लेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया ये जॉन एडम्स ने कहा था और इसके समर्थक है रॉस साहब। अगर आपका नहीं देता द्विमुखी प्रक्रिया में कभी रॉस देता तो वो भी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने क्या बताया बेंजामिन ब्लूम ने कि त्रिमुखी प्रक्रिया में तीन लोग कौन कौन से, त्रिमुखी प्रक्रिया है क्या और द्विमुखी प्रक्रिया है क्या। तो द्विमुखी प्रक्रिया उन्होंने माना है शिक्षक और शिक्षार्थी को इम्पोर्टेंट। ओके, जो जॉन डीवी साहब हैं उन्होंने सिर्फ एडम साहब हैं उन्होंने सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी को सिर्फ मेन माना है। और जो आपके जॉन त्रिमुखी प्रक्रिया में जो आपके बेंजामिन ब्लूम साहब थे उन्होंने तीन लोग किसको माना, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है, पूछे जाने की भी संभावना है। जो आपके डीवी साहब हैं इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया का, तो इसमें क्या कौन कौन है, शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक प्रक्रिया। इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया को भी मेन माना कि सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक सोशल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति सीखता है। इन्होंने बोला कि पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है। बेंजामिन ब्लूम के शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और आपके डीवी साहब ने त्रिमुखी प्रक्रिया में किसको कहा है, शिक्षक, शिक्षार्थी को सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया इसमें है, उन्होंने पाठ्यक्रम कहा। ये इंपॉर्टेंट आपका ज्यादा है, मैं इस पर लिख दे रही हूँ इंपॉर्टेंट। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम ये आपका ब्लूम साहब का है, शिक्षक, शिक्षार्थी, सामाजिक प्रक्रिया आपका डीवी साहब का है। एडम्स साहब द्विमुखी प्रक्रिया या त्रिमुखी के आपके जॉन डीवी साहब है। ओके, आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ शिक्षण के स्तर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके शिक्षण के स्तर के। मुझे लगता है हर चैप्टर में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे पूछे भी जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट आपका है शिक्षण के चरण। शिक्षण के कितने चरण होते हैं, शिक्षण किस टाइप में दिया जाता है, किस तरह से आपको शिक्षण दिया जाता है। शिक्षण के चरण किसने दिया था, थ्योरी किसने दी थी, चरण किसने, इसकी प्रतिपादक कौन है शिक्षण के चरण के, तो आपके B.O. स्मिथ साहब। कौन है, B.O. स्मिथ, जिन्होंने शिक्षण को 3 भागों में बांटा है। शिक्षण को कैसे दिया जाता है, 3 चरण के बताया। पहला चरण आपका निदान, उसके बाद उस चीज का उपचार, उसके बाद उसका मूल्यांकन। आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आप देखे होंगे, अगर आपने भी प्रैक्टिस सेट लगा तो आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं B.O. स्मिथ साहब के। तो निदान क्या है आपका, निदान है विद्यार्थी की जरूरतें, रुचि स्तर, पूर्व ज्ञान, कमियां आदि को जानना, ये आपका निदान है। ओके, उसके बाद आता है आपका उपचार, उसकी कमियों के बारे में जानना। निदान मतलब स्टूडेंट है उसमें क्या कमी है, किस वजह से उसका अधिगम और जो शिक्षण प्रणाली वो क्यों रुक रही है, क्यों बाधित हो रही है, पहले उस चीज को जानना। टीचर का ये फर्स्टली पहला ये काम है। उसके बाद उसका उपचार करना, निदान को ध्यान में रखकर उसके उचित तरीके से उसका उपचार करना। उसकी कमियों को जान लीजिए, उसके बाद उसका उपचार करिए। ठीक है, उस समस्या का उसको सॉल्व करिए, क्या दिक्कत है, बच्चा क्यों पढ़ने नहीं आ रहा है, बच्चा का पढ़ने में क्यों मन नहीं लग रहा है, कैसे पाठ्यक्रम हो, कैसे उसका प्रणाली है, कैसे इसकी शिक्षण विद्या है जिसको इंटरेस्ट आने लगे। ओके, आपका ये है बस। देखिए हम ये चीजें इतनी फैक्चुअली हैं और इतनी सरल, इतनी इजी है, अगर हम उनको सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से ना देखें तो ये हमने ऐसा किया है, हमने ऐसा पढ़ा है, ये चीजें हमारे पर लागू होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको जो अगर प्रैक्टिकली करके देखें तो ये हमारे साथ होता है। तो टीचर हमें कैसे पढ़ाते हैं और टीचर हमारे साथ क्या करते हैं, पहले देखिए टीचर हमें जब देखते थे कि हम कैसे पढ़ने में हैं, उसके बाद हमारा प्रॉब्लम जानते थे, फिर मैं क्यों पीछे हूँ, उसके बाद देखिए एक एक्स्ट्रा क्लास भी ली जाती थी, वो हमारा उपचार कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास का मतलब वो हमारा उपचार कर रहे हैं मेरी प्रॉब्लम को जान के। उसके बाद मूल्यांकन करिए कि जो आपने निदान किया है उसमें क्या आया है फर्क, उस बच्चे में क्या आया, इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है।
आपने जो अगर उसकी समस्या जानी थी, जो उसके सुझाव दिए थे, जो उसको समझाया था, जो उसकी समस्या का सोल्यूशन किया है, वो कहीं ना कहीं कारगर हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है, उसका मूल्यांकन करना है। ये आपका हो गया शिक्षण के चरण। अब आता है शिक्षण के स्तर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेट हो, जीआरएफ हो, टेट हो, सीटेट हो, किसी के लिए भी हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एम करके आपको कितनी बार बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर थ्योरी कोई कम भी देखते तो चलेगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, नेट हो, जीआरएफ हो, एस्टेट हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है। आपके क्या है, शिक्षण के स्तर को किसने बताया है, ये शिक्षण के स्तर की अवधारणा किसने दी, तो आपके दिए मॉरिस एल बिग्गी ने। किसने दिए, मॉरिस एल बिग्गी। सिर्फ पॉइंट वाइज पढ़ा रही, जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जो पॉइंट पूछे जाते हैं, बस इससे ज्यादा तो मैं पढ़ाने को आपको 2-3 लेक्चर कर दूंगी, तब भी इनके लिए कम ही है। ओके, सिर्फ मैं पॉइंट वाइज बता रही हूँ, मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने के पर्पज से नहीं रहता। एग्जाम की जो पर्पज है, जो भी पॉइंट पूछे जाए, सिर्फ मैं आपको वही बताती हूँ। तो शिक्षण के स्तर किसने बताए थे, मॉरिस एल बिग्गी ने बताए थे, और अदर भी वैज्ञानिक है, बट इन्होंने मेन दिया, ये इनके प्रवर्तक हैं। तो कौन कौन से शिक्षण के स्तर है, 3 स्तर कौन कौन से हैं, 3 स्तर आपके शिक्षण के। तो सबसे ज्यादा देखिए, आपका 3 स्तर है आपके शिक्षण के, 3 स्तर है आपके शिक्षण के। शिक्षण को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। इसके 3 स्तर हैं। पहला है सबसे अधिक विचारशील। देखिए 3 स्तर तो उन्होंने बता दें, लेकिन उनको डिफाइन किसने किया है, उनको दिया किसने, उसको एक्सप्लेन किसने किया है, वो आपके अलग अलग राइटर है। तो इनके कौन से 3 स्तर है, सबसे अधिक विचारशील और विचारशील, कम विचारशील, ये 3 प्रकार हो गए। और सबसे अधिक विचारशील को क्या बोलते हैं, चिंतन स्तर। आपको समझ में आ रहा होगा, चिंतन स्तर को क्या बोलते हैं, सबसे अधिक विचारशील। और अवबोध स्तर को बोलते हैं विचारशील, और स्मृति स्तर को बोलते हैं कम विचारशील। ओके, अब इनके राइटर देख लीजिए कि चिंतन स्तर को किसने दिया, पीवी हंट ने। आपके दिया है पीवी हंट साहब ने। किसने दिया है कि पीवी हंट साहब ने। चिंतन स्तर पीवी हंट, मैचिंग वर्ड में क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा गया। और बोध स्तर क्या, मॉरिसन, यह दे देता है इसमें से कौन सा अलग है, इनके राइटर नहीं है। स्मृति स्तर हर्बर्ट, अवबोध स्तर या बोध स्तर आता है, अवबोध नहीं आएगा तो बोध आ जाएगा, मॉरिसन। और चिंतन स्तर का आपके पीवी हंट है। चिंतन स्तर को मैंने वन वर्ड में लिख लिया, ज्यादा आप नहीं समझते तो आप वन वर्ड में समझ लीजिए। चिंतन स्तर है सबसे अधिक विचार से, किसी चीज पे विचार करना, सोचना। जैसे हमारे होते हैं फिल्म इंडस्ट्री डायरेक्टर साहब होते हैं, वो कितना सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो वो क्या चिंतन स्तर में जाता है। अवबोध स्तर, किसी चीज का विचार से करना, उस पर सिर्फ विचार करना, ध्यान देना, सिर्फ उस पर अटेंशन करना, तो आपका अवबोध स्तर मॉरिसन साहब। और कम विचारशील, थोड़ा बहुत सोचना, स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, जैसा आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा इस चीज के बारे में जान लिए, तो ये होगा आपका स्मृति स्तर। आपको सिर्फ उसको ध्यान रखना है कि कल मुझे कॉलेज जाना, कौन सी यूनिफॉर्म पहन के जानी है, आज ये चेंज करके जाना, आज ये टॉपिक सर ने बताया था, ये पढ़ के जाना है। तो ये होगा, थोड़ा सा ध्यान करना अपना, तो ये होगा आपका स्मृति स्तर, आपकी स्मृति में होना चाहिए। ये आपको किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने आपका। तो इसको मैं डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चिंतन स्तर आपको क्या होता है, अवबोध स्तर क्या होता है, स्मृति स्तर क्या होता है, इसको मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी। आपका था शिक्षण का स्तर, मैंने पहले बता दिया। अब इसको मैंने पैराग्राफ टाइप में मैंने बना लिया, आपको ज्यादा आसान हो जाएगा, ज्यादा थ्योरी पढ़ने नहीं पड़े, सिर्फ कंटेंट बेस देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बार बार बता रही हूँ, एग्जाम की दृष्टि से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैंने आपको ये पूरा एक चित्र बना के दे दिया है। आप नहीं करते तो आप स्क्रीनशॉट ही ले सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ डिटेल में। स्मृति स्तर आपका किसने दिया, यह है शिक्षण के स्तर। थ्योरी आपके शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर आपके कितने हैं, 3 हैं। ओके, कौन कौन से, स्मृति स्तर, बोध स्तर, आपका चिंतन स्तर। स्मृति स्तर किसने दिया, आपका हर्बर्ट साहब ने। बोध स्तर आपका मॉरिसन, और चिंतन स्तर है आपका हंट। बोध को मैं बता दूं, अवबोध भी बोलते हैं। बोध है या अवबोध है, उसके राइटर मॉरिसन ही होंगे। अब डिटेल में समझिए। स्मृति स्तर सबसे निम्न स्तर है, बीच का या मध्यम बोल सकते हैं। बोध स्तर है, और उसका सबसे ज्यादा निष्कर्ष, सबसे ज्यादा स्पष्ट और उच्च स्तर चिंतन स्तर को बोलते हैं। ये हायर लेवल का है। ओके, स्मृति स्तर क्या, औपचारिक शिक्षण का प्रारंभिक स्तर है। जो प्री स्कूल या फर्स्ट से लेकर 5th तक पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में, औपचारिक शिक्षण का प्रारंभिक स्तर है। शुरुआत में निचली कक्षाओं में कैसे पढ़ते हैं, उसमें ये बताया गया है कि कैसे पढ़। निचली कक्षाओं में सहायक है तथ्यों को कंठस्थ करना, किसी चीज को याद करना, लर्न करना, समझना। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्मृति में लर्न करना, समझना, छोटे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जैसे क्या स्मृति, इससे क्या होता है, स्मरण शक्ति में तीव्रता आती है, क्षमता बढ़ती है, हमें याद करने में और रटने में। इससे क्या होता है, हमारा माइंड थोड़ा सा तेज चलता है, किसी चीज को हम कंठस्थ कर लेते हैं। और क्या है इसमें से, जैसे हम पहाड़े याद करते हैं,
ठीक है, गिनती याद करते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो ये किसके किस स्तर के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका स्मृति स्तर के अंतर्गत। छोटे बच्चे देखिए उनको क्या है, सिर्फ रटाया जाता है, चीजों को याद कराया था। अब सोचिए वो बड़े माइंडेड है, बहुत ज्यादा याद कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो छोटा सा स्तर है आपका स्मृति, वो अपने ध्यान में रखकर चीजों को समझते हैं। ठीक है, आपका है इनका है एमएलटी। एमएलटी किसको बोलते हैं? स्मृति स्तर को ही हम एमएलटी बोलते हैं। अगर आप जाता है एमएलटी क्या होता है, तो आप मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, एमएलटी का मतलब होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इसको बोलते हैं। जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। एमएलटी के 3 पहलू हैं, लर्निंग, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन। ओके, लर्निंग, आप रिटेंशन और क्या है, रिप्रोडक्शन। लर्निंग को क्या बोलते हैं? अधिक सामग्री का अधिगम, सामग्री का प्रतिधारण। रिटेंशन को बोलते हैं प्रतिधारण, और रिप्रोडक्शन को बोलते हैं आवश्यकता पड़ने पर सामग्री का पुनरुत्थान। पुनरुत्थान इसको बोलते हैं पुनरुत्थान। आपको मैं बता दूं, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान इसको लैंग्वेज में आ जाता है पुनरुत्थान। लर्निंग इसको बोलते हैं सीखना। ओके, रिटेंशन, रिटेंशन को शायद बोलते हैं, रिटेंशन को मुझे इस टाइम याद नहीं है, इसको बोलते हैं प्रतिधारण। सीखना और इसको प्रतिधारण करना। ओके, ये होता है आपका प्रतिधारण। देखिए ऐसे तो आपको समझ कभी कभी होता है, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, ऐसा नहीं वो प्योर हिंदी आती है, बट कभी कभी इंग्लिश इजी हो जाती है और हिंदी टफ हो जाती है। अब बोलिए इसको रिप्रोडक्शन, दोबारा उसको याद करना है, समझना, उसको बोलते हैं पुनरुत्थान। ओके, प्रतिधारण, प्रतिधारण रिटेंशन, प्रतिधारण दोबारा उसको धारण करना है, समझ के याद करना। सीखना, लर्निंग, सीखना। ओके, ये आपके 3 पहलू है एमएलटी के। ये शिक्षण स्तर के कौन से 3 पहलू है? पहलू है आपका लर्निंग, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन। कभी पूछ ले, बट ये ऐसा पूछते नहीं है, बट मैंने करवा दिया आपकी थ्योरी में। आगे फ्यूचर में कभी आप ये थ्योरी अगर देखते हैं तो आपके अलग अलग एग्जामों में आपको अच्छे से ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छे से आप समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। मैं आपको बता देती हूँ, शिक्षण के अधिगम में, शिक्षण के स्तर में, स्मृति स्तर में उनके राइटर किसमें सहायक है? निचली कक्षाओं में सहायक है। और ये आपको इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन बनते हैं, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, ये किसके अंतर्गत आती है? आपकी स्मृति स्तर के अंतर्गत आती है। हर्बर्ट की पंचपदी, पंचपदी का मतलब ही समझिएगा 5 इसके चरण है। ओके, 5 चरण। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है इसका प्रस्तुतिकरण, तीसरा आपका तुलना करना, चौथा है सामान्यीकरण, और 5वां आपका अनुप्रयोग। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी होता है पंचपदी प्रणाली में कितने तथ्य हैं, इसमें कौन सा नहीं है, कौन सा कोई अलग दे देगा। कभी कहता है कि नीचे से ऊपर क्यों लगाइए, अवरोही आरोही क्रम करिए। ठीक है, ऐसा ही रहता है। फिर आपको करना होता है कि अनुप्रयोग, सामान्यीकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना। इसको आप रट लीजिएगा जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपसे बार बार बता रही हूँ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आरोही, कभी कभी अवरोही, कभी कभी बी से पूछ लेते हैं तुलना किस कंपेयर पे। इसको सीरियल से जरूर याद करिएगा, मैंने सीरियल दिया, सीरियल से ही इसको याद करना है। ओके, आगे पीछे करके कोई थ्योरी होती है, कोई विशेषता आगे पीछे चल जाती है, लेकिन ये इनका सीरियल है, ये इनकी हायरार्की, इसको जरूर याद रखिएगा। प्रस्तावना पहले किसी चीज को दी जाती है, उसके बाद उसको प्रस्तुत करना, प्रस्तुतिकरण, उसके बाद उनको तथ्यों को कंपेयर करना, उसके बाद सामान्यीकरण, उसके बाद कोई निष्कर्ष निकालना, कोई सिद्धांत बनाना, उसके बाद उसका प्रयोग करना, उसको बोलते हैं अनुप्रयोग। सेकंड है आपका बोध स्तर, इसको बोध स्तर बोलते हैं। ये मध्यम वर्गीय है, इससे लेकिन उच्च है। ये आपको मॉरिसन साहब ने दिया, तो इसका अवधारणा का अर्थ समझने, देखिए ये छोटे बच्चों पर लगे, ये थोड़ा सा उससे बड़े बच्चों पर अवधारणा, कोई भी अवधारणा थी उसका अर्थ निकालने, उसको समझने और उसको अपने शब्दों में बताना। ठीक है, आप किसी स्टूडेंट के बारे में या किसी चीज के बारे में पूछते, छोटा सा एग्जांपल है, आप अगर समुद्र के बारे में पूछते तो छोटा सा स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट, तो वो आपके तालाब के बारे में पहले बताएगा, तालाब कैसे होता है। ठीक है, उसको अपने शब्दों में डिफाइन करता है। ठीक है, या आप अपने कोई भी वर्ड लीजिए, कोई भी थ्योरी लिखिए, उसको अपने शब्दों में बताते हैं। कोई हम रट नहीं पाते हैं, लेकिन उन चीजों को समझ लेते हैं। अगर टीचर हमसे सुनते तो उस चीज को हम समझा पाते हैं। इसका मतलब यही है, बौद्धिक व्यवहार विकसित करने में स्मृति स्तर की तुलना में ये थोड़ा सा उच्च है। इनके चरण कौन से? बोध स्तर के हैं। मॉरिसन साहब ने दिया बोध स्तर, इसमें कौन कौन से चरण है? सबके चरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, इनके चरण ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खोज, सीरियल जरूर, सीरियल मत हटाइएगा, सीरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीरियल से ही पूछा जाता है। खोज, किसी चीज की समस्या का पहले खोज करना, उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करना, फिर उसको समझना, अपने अंदर आत्मसात करना, उसको संगठन करना, उसको एक में मिलाना, उसके बाद व्यक्तिकरण, उसके बाद उसको बताना। ठीक है, अगर आप ऐसा समझ के करते हैं तो आपको जल्दी आसानी से समझ में आता है। किसी चीज को उन्होंने पहले बताया, खोज करो किसी समस्या का, उसके बाद उसको प्रस्तुत करो, उसके बाद उसको आत्मसात करो, उसके बाद उसको संगठन, उसके बाद आप क्या है व्यक्ति, उसको बताना। ठीक है, अब है चिंतन स्तर, जो उच्च लेवल का है,
और ये हाई लेवल का नेट जेआरएफ के लिए आप चिंता ही करते हैं, किसी चीज पर सोचना विचारना, पीएचडी अगर करते हैं किसी सब्जेक्ट से कर सकते, किसी आपको टॉपिक मिलता है उस पर सोच विचार के कंटेंट आप लिख देंगे, पीएचडी लेवल समझ लिए, चिंतन लेवल है पीएचडी लेवल। ये किसने दिया? हंट साहब ने आपके दिया है। इसको उच्च स्तर मानते हैं, शिक्षण का सबसे हायर लेवल मानते हैं। इसमें किसी चीज का अन्वेषण, रिसर्च, सर्च करना आ जाता है आपका। वैज्ञानिक खोज किस स्तर के अंतर्गत आती है, ऐसे खोज पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे चिंतन स्तर के अंतर्गत होता है। ठीक है, गणितीय संकल्पनाएं, गणितीय जो थ्योरी थी अब ऐसे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कोई चीज है आसान से आप दे सकते हैं, लेकिन गणितीय थ्योरी चिंतन करने के बगैर नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें संकल्पनाएं कितने न्यूमेरिकल लगते हैं, कौन कौन सी ट्रिकें होती है, क्या क्या होता है, मेथड कौन कौन से लगते हैं, वो इसमें होता है। चिंतन स्तर का प्रयोग होता है इसमें, गणितीय संकल्पनाओं में चिंतन स्तर का प्रयोग होता है। मैंने आपको बता दिया, सबसे व्यवहारिक है, सबसे कंक्लूजन, सबसे स्पष्ट है और सबसे प्योर है ये चिंतन स्तर, सबसे व्यवहारिक है। आत्मनिरीक्षण स्तर, इसमें आता है स्टूडेंट थोपा नहीं जाता कि तुम ये चीज करो, वो अपने आप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की इसमें स्वतंत्रता है, किसी चीज को रटाने में बल नहीं दिया जाता है। चिंतन स्तर का अर्थ है किसी चीज के विषय में गहराई से सोचना। मैंने बताया ना आपको, किसी चीज के विषय में गहराई से सोचना। आप पीएचडी लेवल रख लीजिए, किसी कंटेंट पर सोचना। राइटर को आप देख लीजिए, राइटर जो कोई भी राइटर हो जो उपन्यास लिखते हैं तो वो क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी डायरेक्टर वो चिंतन करते हैं, चिंतन लेवल के थ्रू ही वो अपना फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, चिंतन स्तर का अर्थ है वास्तविक समस्या को हल करने में। अगर आप कोई प्रॉब्लम लेते हैं तो उस पर आप चिंतन स्तर करते हैं। कोई भी घरेलू कोई प्रॉब्लम उसमें आप सोचते विचारते हैं, घर पे कैसे क्या करें, आगे क्या करना है, शादी ब्याह करना, कुछ भी आप रख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम मैं घर से रिलेटेड बताया तो उस पर आप चिंतन करते हैं कि आगे फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो कि फिर से प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप उसमें पूरा आगे से पीछे तक दूरदृष्टि लगा के आप सोचते हैं। समस्या को देखते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, उसका आप समाधान भी निकालते हैं। लोकतांत्रिक है। ओके, ये जो चिंतन स्तर है लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का मतलब है इसमें कोई जरूरी नहीं है कि टीचर ही आपको पढ़ाए या सिखाए, टीचर ही सब कुछ पढ़े। आप स्वतंत्र, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, किसी प्रकार आप सोच सकते हैं, आपकी सोच पर किसी का बस नहीं चलता है, आप कुछ भी कहीं तक सोच सकते हैं। तो ये लोकतांत्रिक है। अब इसके चिंतन के स्तर देख लीजिए, चिंतन के स्तर कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट समस्या की पहचान करना। ठीक है, चिंतन के बारे में समस्या कोई भी प्रॉब्लम उसका पहले पहचान करना, समस्या है कौन सी, कैसे आई समस्या, फिर उसका संकल्पना का निर्माण, किसी कल्पना करना, उसके बारे में विचार करना, सोचना किस प्रॉब्लम को कैसे निपटाया जाए। तीसरा उसके बारे में इकट्ठा करना, आंकड़े इकट्ठा करना, आंकड़े इकट्ठा करना, सबूत, और आप कुछ भी समझ लीजिए उसके बारे में प्रॉब्लम को निपटाने के लिए या सोल्यूशन करने के लिए उसके तथ्य इकट्ठा करना। उसके बाद संकल्पना का परीक्षण करना, जो आपने संकल्पना बनाई थी, जो आपने नियम निकाले थे, जो सिद्धांत निकाले थे वो सही है कि नहीं। उसके बाद उसमें आप निकालते हैं निष्कर्ष। ठीक है, एक सिद्धांत बनाने के लिए इतना सा मटेरियल करना पड़ता है, एक प्रोसेस बताने के लिए, एक सिद्धांत को बनाने के लिए हम इन चीजों पे जाते हैं। पहले समस्या की पहचान करते हैं, फिर संकल्पना का निर्माण करते हैं, उसके बाद आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उसके बाद करते हैं संकल्पना का परीक्षण करते हैं, वो सही रहेगी या नहीं रहेगी। उसके बाद निष्कर्ष। H2O जो थ्योरी दी गई थी जल की, और ये जल जो है ये हर जगह पाया जाता है, इसका सामान्यीकरण, ये सिद्धांत जब बनाया गया था तो इस पर कितना प्रयोग किया, कितना एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। ओके, H2O बनाने में तो पहले समस्या को पहचान की थी, संकल्पना का निर्माण किया गया था, आंकड़े इकट्ठे करे गए थे, उसके बाद संकल्पना का परीक्षण हुआ, तो उसके बाद निष्कर्ष निकल गया H2O अगर यहाँ बनेगा तो पूरे वर्ल्ड में H2O बनेगा। ओके, ये आपका होगा फोर्थ। आप ये स्तर जरूर देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपका बस एंडिंग होता है इस स्तर से, चैप्टर से, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। चाहे आप नेट के लिए देख लीजिए, सीटेट के लिए देख लीजिए, टेट के लिए देख लीजिए, सेट के लिए देख लीजिए, किसी में देख लीजिए। ओके, इतना इंपॉर्टेंट है। आपका फर्स्ट यूनिट है, अभी फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट नहीं हुई, बट ये आपका जितना जितना इम्पोर्टेंट पोर्शन था मैंने इस चैप्टर में मैंने करवा दिया है। ओके, अगर मेरे थ्योरी, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर, आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। मैं ऐसा पढ़ाते तो सब है, पढ़ाने का तरीका सबका अलग है। मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ भी ना छूटे आपके नेट और जेआरएफ के लिए। मेरा ये सेशन तो इम्पोर्टेंट है, बट इससे इम्पोर्टेंट मेरा रहेगा आपका जो मैं प्रैक्टिस कर 1 मंथ का जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं आप लोगों को, तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने मेरे पहले वीडियो अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। अगर मैंने उसमें 10 वीडियो ही बनाई थी, और जो ये जून का एग्जाम होता है 10 वीडियो के जितने भी क्वेश्चन थे कहीं ना कहीं मेरे सारे सेट में जरूर आए हुए क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आपका नेट जेआरएफ क्लियर करना तो दिसंबर में आप जरूर क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इसका लेवल आप देख रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।